चलिए क्वेश्चन है, कंपनी के पुनर्निर्माण से क्या समझते हैं? आंतरिक और बाहरी पुनर्निर्माण आती है। गौर कीजिए, पुनर्निर्माण दो वर्ड से बना है, पुनः और निर्माण। पुनः का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं री, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्ट्रक्शन। री मतलब पुनः और निर्माण मतलब उसका निर्माण करना, यानी पुनः निर्माण, दोबारा निर्माण करना। यह कब आवश्यकता होती है? कि जब कोई कंपनी चल रही है, चलते चलते कंपनी घाटे में जाने लगती है, शेयर्स का वैल्यू गिरने लगता है, कंपनी को प्रॉफिट कम होने लगता है, कंपनी में कोई बड़ा घोटाला हो जाता है, कंपनी में कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है जिसके कारण कंपनी का गुडविल खराब हो जाता है, या और सब बहुत ऐसा कारण है। हम 2-4-5 कारण की चर्चा कर सकते हैं जो कंपनी की दैनिक, जैसे एक घर और परिवार है ना जी, वैसे ही कंपनी है। तो कंपनी जब अगर बिजनेस करती है मार्केट में तो बहुत सारा प्रॉब्लम को भी वो फेस करती है। तो जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कंपनी का प्रॉफिट घटने लगता है, कंपनी के शेयर का वैल्यू घटने लगता है, ऐसी स्थिति में कंपनी का स्थिति जर्जर हो जाता है। और अगर उस कंपनी पर कुछ स्पेशल एक्शन ना लिया जाए तो सारा शेयर डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को सुधारने के लिए, इसी चीज को सुधारने के लिए कंपनी तो वो निर्मित है पहले से, विद्यमान कंपनी है ना जी, पहले से चल रहा है तो कंपनी तो है, फिर से उसको निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसका नाम पुनः निर्माण है। यानी चलती हुई कंपनी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया कंपनी में, कंपनी का प्रॉफिट कम होने लगा, शेयर का वैल्यू गिरने लगा, तो उसको कुछ रिपेयरिंग का जरूरत था। समझ बात को? इसीलिए इसको बोलते हैं पुनः निर्माण। क्या बोलते हैं? फिर से निर्माण कर। एक बार तो उसका निर्माण हो ही चुका है, चल रहा था, लॉस होने लगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस कारण से उसको फिर से निर्माण शुरू किया। ठीक है, अब आते हैं हम, ये था इसका अर्थ जो मैं बताया, कंसेप्ट था ये। अब इन द वर्ड्स देखिए क्या है। पुनः निर्माण से आशय विद्यमान कंपनी के स्थान पर एक नई कंपनी के निर्माण से, विद्यमान मतलब पुरानी कंपनी जो चल रही है उसके स्थान पर एक नई कंपनी के निर्माण से, यानी उस कंपनी को एक नए सिरे से बनाया जाता है, नई कंपनी का रूप दे देते हैं। यह किसी पुरानी विद्यमान कंपनी को क्रय कर लेती है। समझ बात को? पुरानी विद्यमान कंपनी, जो पुरानी कंपनी है, विद्यमान मतलब चलती हुई कंपनी, उसको क्या करती है? यह क्रय कर लेती है तथा उसका संचालन इस प्रकार से करती है, इस तरह से चलाती है कि कंपनी का स्वामित्व एवं प्रबंध पुराने सदस्य के हाथ में होता है। इसका मतलब हुआ कि उस कंपनी का संचालन और व्यवस्था इस हिसाब से करती है कि कंपनी का मालिक वही शेयर होल्डर होता है जो पहले था। ठीक है, मैनेजर भी वही होता है, मैनेजमेंट भी वही होता है, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया जाता है, कंपनी के रूप को बदल दिया जाता है। समझे बात को? तो कुछ सुधार किया जाता है। दूसरे शब्द में कंपनी के पुनर्निर्माण का आशय कंपनी की आंतरिक एवं बाहरी संरचना में परिवर्तन से। समझ रहे हो? जैसे कंपनी में कुछ दिक्कत है तो उसके आंतरिक और बाहरी संरचना में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। जैसे मेरा कोचिंग है अभी जिस हाल में है, इसको हम पूरा अंदर और बाहर से पूरा लुक चेंज कर देंगे, तो क्या बोलेंगे? पुनर्निर्माण बोलेंगे। तो हम कोचिंग को लुक की बात करते हैं। कंपनी अपनी एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी चलाने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, जिस कारण से घाटा हो रहा है, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है, उस कारण को सुधारती है, तब उसको पुनर्निर्माण बोलते हैं। समझ रहे बात को? आंतरिक और बाहरी पुनर्निर्माण संरचना करने के लिए, जिसमें यहाँ से यह एक नई कंपनी की संरचना की ऐसी विधि है जिसमें पुरानी कंपनी की सभी संपत्ति को इस प्रकार से लिया जाता है, पुरानी कंपनी का सभी संपत्ति को इस प्रकार से लिया जाता है कि पुराने अंशधारी के हित में अधिक परिवर्तन ना हो। यानी कि उसका संपत्ति लिया जाता है लेकिन इस हिसाब से लिया जाता है कि पुराने जो अंशधारी होते हैं उसके हित में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। एक ऐसी कंपनी जिसकी अधिकांश पूंजी नष्ट हो चुकी है, मैं बताया था ना अभी, नष्ट हो चुकी हो, पूंजी नष्ट हो चुकी है। जब जैसे वैल्यू गिरने लगेगा तो पूंजी बर्बाद होने लगता है। नष्ट हो चुकी हो है, जिसके सफल होने की संभावना नहीं रहता है। सफल होने की संभावना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पे टिक्स लगा देते हैं ताकि माइंड फोकस करे। इसका सफल होने की संभावना नहीं रहती है, जिस कारण से इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो न्यायालय के आदेश
किया जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की सदस्य तथा ऋण पत्रधारी, सदस्य का मतलब होता है कंपनी का मालिक, सदस्य मतलब अंशधारी जिसको बोलते हैं, और ऋण पत्रधारी मतलब जो कंपनी को ऋण दिया का नया ढांचा तैयार किया जाता है। यानी कि अंश और डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर, उसका क्या किया जाता है, नया ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और वह नवीन ढांचा कंपनी की सफलता का मार्ग दिखाता है। और वह जो नया ढांचा बनता है, पुरानी जो जर्जर स्थिति थी, हालत थी, उसमें प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को दूर करके उसको एक नया ढांचा, नया रूप दिया जाता है। समझ रहे आपको, उसे ही हम बोलते हैं कंपनी का पुनर्निर्माण। क्या कहते हैं उसे, कंपनी का। एक बार नवा चर्चा करूंगा। पुनर्निर्माण दो शब्दों के योग से बना, पुनः और निर्माण। पुनः मतलब दोबारा और निर्माण मतलब उसको बनाना। यानी जब कंपनी में दिक्कतें होती है तो उसको नए सिरे से दोबारा उसको तैयार किया जाता है, उसको फॉर्म किया जाता है, उसके संपत्ति और दायित्व में सुधार किया जाता है, उसके ढांचा में परिवर्तन किया जाता है, उसके प्रबंध में परिवर्तन किया जाता है, उसकी जो एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको एनालाइज किया जाता है और उस एनालाइज के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है, और कंपनी को एक नया रूप दे देते हैं, जिसे बोलते हैं कंपनी का पुनर्निर्माण, ठीक है। अब यह कंपनी पुनर्निर्माण के प्रकार या कंपनी के पुनर्निर्माण के प्रकार, इंग्लिश में बोलते हैं काइंड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, काइंड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पुनर्निर्माण के प्रकार देखो, पुनर्निर्माण के आधार पर कंपनी अपने आप को दो आधार पर परिवर्तित करती है या परिवर्तन करती है। अर्थात पुनर्निर्माण के दो प्रकार याद रखिए हैं। पुनर्निर्माण के कितने प्रकार याद रखिए हैं? दो प्रकार याद रखिए हैं। पहला है आंतरिक पुनर्निर्माण। पहला क्या है? आंतरिक पुनर्निर्माण मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब एक कंपनी के अंदर के चीजों को, अंदर की संपत्तियों को, इंटरनल जो उसका फैक्टर्स होते हैं, उसमें जब परिवर्तन किया जाता है तो उसे बोलते हैं कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण। कंपनी के अंदर जब मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझिए कि कंपनी के अंदर जब परिवर्तन किया जाता है तो उसे बोलते हैं कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण, ठीक है। दूसरा है बाहरी पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि जब कंपनी के बाहरी फैक्टर्स को, बाहरी तत्वों को ज्यादा परिवर्तित किया जाता है, ज्यादा चेंज किया जाता है, उसके अधिकारों में, उत्तरदायित्व में परिवर्तन लाया जाता है तो उसे बोलते हैं बाहरी पुनर्निर्माण। क्या बोलते हैं उसे? बाहरी पुनर्निर्माण। इज इट क्लियर? चलिए, इसके बाद हम आते हैं आंतरिक और बाहरी पुनर्निर्माण में अंतर। बोला है आंतरिक पुनर्निर्माण और बाहरी पुनर्निर्माण में अंतर। तो आंतरिक पुनर्निर्माण हम बता चुके हैं, जब व्यवसाय के अंदर में परिवर्तन होता है, और बाहरी पुनर्निर्माण जब व्यवसाय के बाहर। ये इसका मूल बिंदु हो गया। इसके बाद इसका पॉइंट टू द पॉइंट हम 6 पॉइंट दिए हैं डिफरेंस के लिए दिया गया। इसमें पूंजी के चुकता मूल्य में कमी आती है। आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है, कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होता है ना, जितना जमा पूंजी है, उसमें कमी आती है। इसमें आंतरिक पुनर्निर्माण। ठीक इसका उल्टा बाहरी पुनर्निर्माण में पूंजी की चुकता मूल्य में कमी नहीं आती है। तो आपने समझा, आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है, कंपनी की जो चुकता पूंजी होती है उसमें कमी आती है, और बाहरी पुनर्निर्माण में क्या होता है, चुकता पूंजी में कमी नहीं आती है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, विद्यमान कंपनी बनी रहती है। विद्यमान कंपनी बनी रहती है, इसका मतलब चलती रहती है। किसमें? आंतरिक पुनर्निर्माण। क्योंकि अंदर में ना चेंजिंग आता है तो वह कंपनी ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही रहता है, तो विद्यमान कंपनी बनी रहती है। दूसरा, इसमें विद्यमान कंपनी का समापन हो जाता है। बाहरी पुनर्निर्माण में क्या, उसका रूप रेख पूरा बदल जाता है। समझो कि पहला कंपनी जो है तो पूरा चेंज हो जाता है, वो समापन बंद हो जाता है और उसको नए सिरे से चालू किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाहरी पुनर्निर्माण। समझे बात को? ठीक है। तीसरा, इसमें नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है, वही कंपनी का रिपेयर होता है, नई कंपनी का निर्माण उसी नाम से कंपनी चलता रहता है। इसमें नए कंपनी का निर्माण निश्चित है। बाहरी पुनर्निर्माण जैसे ही होता है तो वह कंपनी पूरा नया बन जाता है। समझ बातों को? तो इसमें क्या होगा, नई कंपनी का निर्माण नहीं आवश्यक है, और इसमें नई कंपनी निश्चित है कि नया कंपनी बनेगा। ठीक है, चलिए
आते हैं 3 अंतर हो गया। चौथा डिफरेंट, इस स्थिति में अंश पूंजी में परिवर्तन आना निश्चित है। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में अंश पूंजी में परिवर्तन आना निश्चित है, परिवर्तन आएगा आंतरिक पुनर्निर्माण में। इस स्थिति में अंश पूंजी में परिवर्तन आना निश्चित नहीं है। बाहरी पुनर्निर्माण में जरूरी नहीं है कि परिवर्तन आएगा, नहीं भी आ सकता है परिवर्तन। ठीक है, ये अंतर हो गया। चौथा, आंतरिक पुनर्निर्माण का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 में है। किस धारा में है? तो ये भी एक अंतर हो गया। इसमें 66 है, इसमें बाहरी पुनर्निर्माण का चर्च कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 232 में है। तो इसका चर्चा है 66 में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। अभी जो चल रहा है हम लोग का कंपनी अधिनियम, वो कौन सा चल रहा है? 2013। हम लोग इंटर में पढ़े थे, वो था कंपनी अधिनियम 1956 में जो बना था, उसमें थोड़ा सुधार रिवाइज हुआ था, अधिनियम नहीं बना था। लेकिन 2013 में नया कंपनी पूरा रिवाइज हो गया है। ठीक है, तो अब हो गया नया कंपनी अधिनियम 2013। तो जिसका जो धारा 66 है वह आंतरिक पुनर्निर्माण का चर्चा करता है, और धारा 232 जो है वह बाहरी पुनर्निर्माण की चर्चा करता है। तो धारा के आधार पर यह अंतर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन, इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी बढ़ाना है। आंतरिक पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? कार्यशील पूंजी बढ़ाना। इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी बढ़ाना नहीं है, यानी कि आंतरिक का जो होता है सो कार्यशील पूंजी बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जब होता है, बाहरी पुनर्निर्माण, तो इसका उद्देश्य होता है कार्यशील पूंजी को। क्लियर? तो इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो तुम लोग को याद होगा। मैं लाइन बाय लाइन समझा चुका हूँ। समझी बात को? बस इतना लिखेंगे काफी है, आपको 20 नंबर आराम से दे देगा, 18-19 तक दे सकता है। क्लियर? ओके।